Hello everyone. So this is the fifth class of SOM and we have already discussed about the properties of metal part 1, part 2, part 3 and part 4. Okay. So in this particular class we are going to discuss about the stress and strain. In first class I already discussed about the stress and strain. Give you all just brief introduction. In the first class I was given a brief introductions about the stress and stress. कि what do you mean by the stress, what is the strain. जैसे कि स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है, स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मेटल ऑफर्ड अगेंस्ट लोडिंग. ओके, इसका यूनिट जो था वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर था या फिर एमपीए लिखते थे या फिर जीपीए लिखते थे, किलोन्यूटन पर एमएम स्क्वायर. तो दैट इज द थिंग कि हम किसी भी यूनिट को चेंज कर सकते हैं, यूनिट कन्वर्ट कर न्यूटन को किलोन्यूटन में लिख सकते हैं, किलोन्यूटन को न्यूटन में लिख सकते हैं, केजी में लिख सकते हैं, मीटर, एमएम, सेंटीमीटर, यूनिट कोई भी होगा. लेकिन बेसिक जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट क्या कहलाता है? बेसिक कंसेप्ट ये कहलाता है कि स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मेटल अगेंस्ट ऑफर्ड अगेंस्ट द लोडिंग, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस. उसी तरीके से एक और टर्म बताया था आपको, प्रेशर, कि प्रेशर का भी जो यूनिट है वो सेम होता है, लेकिन वहां पे जो वर्क करता है वो क्या करता है, एक्सटर्नल क्वांटिटी वर्क करता है. लेकिन स्ट्रेसेस की अगर हम बात करेंगे तो दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस. देयर आर डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर एंड स्ट्रेस बिकॉज as you know very well कि दोनों का जो यूनिट है वो सेम है. न्यूटन पर एमएम स्क्वायर स्ट्रेस का भी यूनिट होता है और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आपका प्रेशर का भी यूनिट होता है. तो यूनिट से, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड प्रेशर इज द एक्सटर्नल क्वांटिटी. गॉट इट? सो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेसेस से कि स्ट्रेस हमारा क्या कहलाता है. उसी तरीके से स्ट्रेन था, दैट इज द डायलेटेशन. ऑलरेडी भी हमने डिस्कस कर रखा है पार्ट 1 के पहली क्लास, जो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का फर्स्ट क्लास था, वहां पे हमने यही डिस्कस किया था. फर्स्ट क्लास के शायद हाफ एन आवर के बाद डिस्कस किया था कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है और क्या कहलाता है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द स्ट्रेसेस. स्ट्रेस, सबसे पहला सवाल ये है कि स्ट्रेस को हम कितने, पहले में स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे उसके बाद हम स्ट्रेन पे एंटर करेंगे. तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रेस का कि स्ट्रेस हमारा कितने तरीके का हो सकता है, तो स्ट्रेस हैविंग टू टाइप्स. फर्स्ट इज द नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड सेकंड इज द शियर स्ट्रेसेस. तो नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या होता है, शियर स्ट्रेसेस क्या होते हैं, वो हम एक एक करके डिफाइन करेंगे. इसके बाद सवाल ये आता है कि नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर क्या होता है. तो नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर आपको डायरेक्ट स्ट्रेसेस भी आते हैं और एक्सियल स्ट्रेसेस आता है, इसके साथ साथ बेंडिंग स्ट्रेस कहलाता है. तो डायरेक्ट स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेस को सेम ही होता है. डायरेक्ट स्ट्रेस बोलो या एक्सियल स्ट्रेस बोलो, एक ही चीज हो गया. उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस आता है. थर्ड जो टर्म आता है शियर की बात करेंगे, तो शियर के केस में आकर डायरेक्ट शियर स्ट्रेसेस, और जो फोर्थ जो टर्म आएगा दैट इज द टॉर्जनल शियर स्ट्रेसेस. बट इन सबको डिफाइन करने से पहले एक छोटा सा टर्म आपको दिखाते हैं, एक छोटा सा टर्म दिखाते हैं, क्योंकि लोड जो है वो किस तरीके से आता है. जैसे मान लिया कि सपोज दैट कि दिस इज अ बीम. ओके, तो ये एक बीम है, ये इस डायरेक्शन पे फिक्स है. यहां पे जब ये यहां पे फिक्स है तो वे जस्ट टॉकिंग अबाउट कि यहां से अगर हम, दिस इज द नंबर 1, ठीक है, ये आपको बेंडिंग कहलाएगा, ये आपको ट्विस्टिंग कहलाएगा और ये आपको शियर कहलाएगा. ओके, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो सबसे पहला जो हमारा क्या कहला रहा है दैट इज द एक्सियल. ये क्या हो जाएगा, बेंडिंग. थर्ड वन टॉर्क या ट्विस्टिंग कह सकते हैं, और द फोर्थ वन इज द शियर. देखिए कैसे इन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं. एक्सियल फोर्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, अब यहां से कोई फोर्स लगा के, किसी भी तरीके से पी किलोन्यूटन का फोर्स लगा के अगर हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, एक्सियल फोर्स कहलाएगा. ठीक है, बेंडिंग की जैसे ये है बॉडी, अगर इसके ऊपर से लोड लगा रहे हैं दैट्स विल बी द बेंडिंग, बेंड हो रहा है, तो ये हमारा बेंडिंग फोर्स कहला रहा है.
उसके बाद नेक्स्ट हमारा ट्विस्टिंग या टॉर्जन, जैसे कि आपका कोई बॉडी है, इसको अगर ट्विस्ट कर रहे हो, इस तरीके से घुमा रहे हो, तो ट्विस्टिंग या टॉर्जन कहलाता है। शियर की बात करें कि जैसे दो बॉडी है, इन दोनों के बीच में अगर एक बॉडी ये पहले फिक्स, अगर एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है, इन दोनों के बीच में क्या डेवलप हो रहा है? शियर डेवलप हो रहा है। तो दिस इज द पॉइंट कि एक्सियल क्या कहलाता है, एक्सियल फोर्सेस क्या कहलाया, बेंडिंग क्या कहलाया, शियर क्या कहलाया एंड टॉर्क क्या कहलाया। चारों के चारों पॉइंट क्लियर हो गए आपको यहाँ पे। नाउ कम टू द पॉइंट कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द स्ट्रेसेस। तो मैं स्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेस हमारे दो तरीके के हैं। पहला आपका नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा आपको शियर स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या कहलाता है या फिर शियर स्ट्रेस क्या कहलाते हैं, इन दोनों चीजों को हम वन बाय वन डिफाइन करते हैं। ठीक है ना? तो ये स्ट्रेस के ही फंक्शन है, तो इसको हम इस तरीके से ओके। तो दिस इज द स्ट्रेस के दो टर्म्स होंगे, एक आपका नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, दूसरा आपका शियर स्ट्रेस हो गया। अब हम नॉर्मल स्ट्रेसेस की अगर हम बात करें तो नॉर्मल स्ट्रेस के केस में आता है सबसे पहले जो आएगा वो आपका आता है डायरेक्ट और एक्सियल स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेस के कारण हो रहा है, लोड के कारण, जो आपको पहला नंबर पे दिख रहा है दिस इज द एक्सियल फोर्सेस या एक्सियल लोड के कारण। तो जो इसमें जो स्ट्रेसेस की बात करेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेस की बात करें तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस में जो स्ट्रेस जो डेवलप होगा दैट इज द यूनिफॉर्म, दैट इज यूनिफॉर्म अक्रॉस द सेक्शन। कैसे होता है सो एक बार दिखाते हैं। अक्रॉस द सेक्शन और तो ये तो आपका नॉर्मल स्ट्रेसेस में हो गया पहला पोर्शन। और नॉर्मल स्ट्रेसेस का जो दूसरा वाला पार्ट है, नॉर्मल स्ट्रेसेस का जो दूसरा वाला पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, ये देखिए। नॉर्मल स्ट्रेसेस का जो दूसरा पार्ट है वो कहलाता है बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस। तो भैया बेंडिंग स्ट्रेस में क्या लगेगा? ड्यू टू द बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग स्ट्रेस इज ड्यू टू द बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट एंड इसमें जो वेरिएशन होता है इधर ट्रायंगुलर और लीनियर। ओके, यहां पे एक पॉइंट लिखना भूल गया। तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस और एक्सियल स्ट्रेसेस की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? ड्यू टू द एक्सियल फोर्स। ड्यू टू द एक्सियल फोर्स। तो इसको अंडरलाइन कर देते हैं और ये आपका इधर बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है ना? सो एक आपका टर्म आ गया डायरेक्ट और दूसरा आपका आ गया बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है? तो डायरेक्ट में क्या कहला रहा है और बेंडिंग में क्या कहला रहा है? डायरेक्ट ड्यू टू द यूनिफॉर्म अक्रॉस द सेक्शन हो गया एंड ट्रायंगुलर और लीनियर वेरिएशन। जैसे मान लिया कि फॉर एग्जांपल, अभी छोटा सा आगे एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मान लिया कि कोई शेप है, ठीक है, तो इसका न्यूट्रल एक्सिस ये होगा। तो अगर हम डायरेक्ट स्ट्रेसेस, ये आपका डेप्थ हो गया, दिस इज द डेप्थ, दिस इज द विड्थ। अभी एक चीज बताता हूं कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज आएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट स्ट्रेस के केस में जो स्ट्रेस डायग्राम होगा कुछ ये बनेगा। लेकिन यही अगर हम स्ट्रेन डायग्राम, डायरेक्ट स्ट्रेस के केस में अगर हम बेंडिंग की बात कर लें, सॉरी, ये कुछ ऐसा बनेगा, ट्रायंगुलर और लीनियर कह सकते हो। तो ये हो जाएगा सिग्मा डी और ये हो जाएगा सिग्मा बी, एक बेंडिंग केस में एक डायरेक्ट। गॉट इट? तो ये आपका फर्स्ट वन, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। तो ए फॉर, तो ये ए के केस के लिए ये बन गया और बी के लिए ये बन गया। ये सब चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे आगे जब आपका आरसीसी आएगा। देखो
जो स्ट्रेस स्ट्रेन वाला जो टॉपिक है वो हर एक सब्जेक्ट के लिए, कौन कौन सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है पहले ये बता देते हैं। सोम पढ़ ले, सोम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। सोम के साथ आपको स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, आरसीसी के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टील स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट बीम के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन बहुत सारे टर्म फ्लूइड मैकेनिक्स में भी यूज आएंगे, वहां पे भी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या कहलाता है, किसी भी बॉडी के अकॉर्डिंग अगर हमने स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, चाहे ये कैल्सी है, इस कैल्सी के बोला गया कि भाई इस पॉइंट पे अगर हमें लोड लगा रहे हैं तो कितना स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप हो रहा है, या फिर अगर इसमें किसी भी तरीके का लोड खींच रहे हैं तो कितना स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, टेंजाइल हो रहा है या कंप्रेसिव हो रहा है या किस तरीके के हो रहे हैं। तो वो सारे चीजों को हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। तो जो डायरेक्ट स्ट्रेस के फॉर्म में आपका ये आ गया, दिस इज द अबाउट द डायरेक्ट स्ट्रेस, ए लिखा हुआ है, और ये बी के केस में आपको बेंडिंग के केस में आ गया। अब सवाल ये आता है कि पॉजिटिव एंड निगेटिव, क्या डायरेक्ट स्ट्रेस पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। बेंडिंग की बात करें, क्या बेंडिंग स्ट्रेस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव, यस। तो वी हैव सम साइन कन्वेंशन लाइक दिस कि अगर हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो पॉजिटिव स्ट्रेस तो हमारा क्या कहलाएगा, टेंजाइल या टेंशन। ठीक है, अगर हम बात कर दें निगेटिव का तो क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्रेशन। अगर पॉजिटिव स्ट्रेन की बात करें, आगे हमें डिस्कस करना, बट ठीक है यहां पे भी हम कर लेते हैं अभी। पॉजिटिव स्ट्रेन की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो, जब कोई भी बॉडी को खींचोगे, जब कोई भी बॉडी को अगर खींचोगे तो उसमें क्या, उसका इलोंगेशन होगा, यानी कि एक्सटेंशन होगा, और जब उसको कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो पॉजिटिव केस में क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन, और निगेटिव केस में क्या हो जाएगा, निगेटिव स्ट्रेन, क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। आई थिंक सो दिस चार तरीके के जो साइन कन्वेंशन है वो क्लियर हो गया। तो अब सवाल ये है कि क्या डायरेक्ट स्ट्रेस के केस में पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है, यस एग्जैक्टली। तो दे मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, और यहां पे भी दे मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। तो जब पॉजिटिव की बात करेगा, जब पॉजिटिव की बात करेगा इट मींस कि दैट इज द टेंसाइल, एंड व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट द निगेटिव इट मींस कि कंप्रेसिव। इज इट क्लियर? So this is all about the direct stresses and bending stresses. Now when we are talking about the shear stress, ये जो shear stress की बात कर रहे हैं, अब हम नीचे लिखते हैं इसको, shear stress को। Got it? आपको दोनों चीजें से क्लियर हो गया है कि डायरेक्ट स्ट्रेसेस का जो डायग्राम अगर बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, जो कि थ्रू आउट द सेक्शन, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ये यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर हम बेंडिंग स्ट्रेसेस की बात करें तो बेंडिंग स्ट्रेसेस केस में क्या कहला रहा है कि ये लीनियरली वेरी कर रहा है और ये ट्रायंगुलर है। दैट मे बी द पॉजिटिव एंड निगेटिव, दैट डिपेंड्स अपॉन द लोडिंग कंडीशंस कि वो हमारा लोड कैसा लग रहा है। ठीक है, वो जो भी मेटल है या जो भी बॉडी है उसके अगेंस्ट जा रहा है या उसके टुवर्ड्स है या फिर अगेंस्ट, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि वो उससे उसके तरफ लग रहा है या उससे दूर जा रहा है। जैसे कोई बॉडी है अगर ये, तो इस बॉडी को कंप्रेस कर रहा है या इसको खींच रहा है, तो खींच रहा तो टेंजाइल होगा, प्रेस कर रहा तो कंप्रेसिव होगा। इट्स वेरी सिंपल। तो आपको अभी ये पूरा का पूरा ये जो आपका स्ट्रेस डायग्राम है ना, चाहे बेंडिंग की बात करो, एक्सियल की बात करो, हम आगे भी डिस्कस करें, काफी सारा है, एक छोटा सा यही नहीं है, अभी बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इसका यूज हर जगह पे करते हैं। अब हम बात करेंगे शियर स्ट्रेस का। शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस के फॉर्म में क्या होता है, शियर स्ट्रेस के फॉर्म में दो अलग अलग टर्म आएंगे। द फर्स्ट टर्म इज द डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, the first term is the direct shear stress, and the second term is the torsional shear stress. टॉर्जनल शियर स्ट्रेस। तो अब डायरेक्ट शियर स्ट्रेसेस की बात करेंगे तो क्या कहलाता है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस।
एंड टॉर्जनल शियर स्ट्रेसेस की बात करेंगे तो टॉर्जनल शियर स्ट्रेसेस क्या कहलाता है, दोनों को हम वन बाय वन डिस्क्राइब करते हैं, वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन, देखिए क्या कहला रहा है, कैसे इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे इन चीजों को हम डिफाइन करते हैं, वो ध्यान से देखिए। तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेसेस इज ड्यू टू व्हाट, direct shear stresses is due to the what, is due to the, ये कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है, कोई नहीं चलिए, ड्यू टू shear फोर्स, ठीक है। इसमें जो स्ट्रेस का जो वेरिएशन होगा वो पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक वेरिएशन क्या होता है, पैराबोलिक वेरिएशन। तो इस तरीके से टॉर्जनल शियर स्ट्रेसेस क्या हो जाएगा, टॉर्जनल शियर स्ट्रेसेस ड्यू टू द टॉर्क, ड्यू टू टॉर्क, एंड इसका जो वेरिएशन होता है वो ट्रायंगुलर होता है या फिर लीनियर होगा, ट्रायंगुलर लिखिए या फिर लीनियर लिखिए, गॉट इट। क्या यहाँ पे पॉजिटिव एंड निगेटिव पॉसिबल है, हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है। तो किस तरीके से पॉजिटिव निकालोगे, किस तरीके से आप निगेटिव लिखोगे, तो दिस मे बी पॉजिटिव, दिस मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, यहां पे भी सेम कंडीशन है, दिस मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। अब एक सवाल आता है कि जो स्ट्रेस डायग्राम है, जो शियर स्ट्रेसेस की बात करेंगे, डायरेक्ट शियर स्ट्रेसेस की बात करते हैं, तो हाउ इट्स लुक लाइक दैट, कि पॉजिटिव शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, निगेटिव डायरेक्ट शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव शियर स्ट्रेसेस के लिए कुछ टर्म्स है, जैसे कि ये देखिए, एक यहाँ पे हमने ब्लॉक्स बनाते हैं और एक यहाँ पे हमने बनाया, ठीक है। तो ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, दोनों के दोनों आपको सामने दिख रहे हैं। इसके बाद अब क्या कहला रहा है हमारा कि ये देखिए, ये पता है व्हाट इज हैपनिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड क्या हो रहा है ये। एक बार मैं इसको बंद करके दोबारा से ओपन कर रहा हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, क्योंकि ये बार बार ठीक है, परफेक्ट। देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लिया कि पॉजिटिव की बात करते हैं, ये आ जाएगा। अब कैसे ये सारी चीजें पॉजिटिव ही क्यों है, वो हम थोड़ी देर के बाद जब इसका देखेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम के स्ट्रेन पे जब एंटर करेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी समझ में तो ये भी आ जाए कि दिस इज हमारा जो साइन कन्वेंशन है, क्योंकि वहां पे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि व्हाई वी आर टेकिंग एज ए पॉजिटिव, व्हाई वी आर टेकिंग एज नेगेटिव, ये सारे के सारे टर्म्स, कहीं से कोई दिक्कत, कहीं से मतलब प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। सो कुछ समय थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जैसे हम वहां तक पहुंचेंगे, जब आपका वेरिएशंस होगा ना, स्ट्रेन का जो वेरिएशन, कि जब जो पॉजिटिव एक्सिस कौन सा है, नेगेटिव एक्सिस कौन सा है, कि शियर स्ट्रेन की जब बात करेंगे, शियर स्ट्रेन के टाइम पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। तो वी आर टेकिंग एज ए पॉजिटिव शियर स्ट्रेसेस फर्स्ट वन, एंड द सेकंड वन इज द नेगेटिव शियर स्ट्रेसेस, ठीक है। तो एक पॉजिटिव आपको दिख रहा है, दूसरा आपको नेगेटिव, दिस इज द शियर स्ट्रेसेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब सवाल ये है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 3D एलिमेंट, तो अभी एक बार ध्यान से सुनो कि स्ट्रेसेस की बात कर रहे थे, तो हमारे पास दो तरीके का स्ट्रेस होता है, एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है, एक शियर स्ट्रेस होता है। नॉर्मल स्ट्रेस के केस में एक डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस हो गया और बेंडिंग स्ट्रेस हो गया। उसी तरीके से शियर स्ट्रेस के केस में हमारे पास डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और टॉर्जनल शियर स्ट्रेसेस हो गया।
तो टॉर्जनल शियर स्ट्रेस, ये सारे के सारे, टॉर्जन एक पूरा कंप्लीट चैप्टर है, बेंडिंग स्ट्रेस एक पूरा कंप्लीट चैप्टर है, या फिर शियर स्ट्रेस एक कंप्लीट चैप्टर है, पूरा का पूरा ये जो है ना, ये पूरा भी आगे आएगा, एक कंप्लीट एक एक सिंगल चैप्टर है, पूरा का पूरा टॉपिक, एक छोटा छोटा टॉपिक दे, पूरा का पूरा चैप्टर कवर करना है आपको। स्ट्रेस और स्ट्रेन में प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या होता है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल पे जब उस पर हम लोडिंग कंडीशन, मतलब इंडिविजुअल एक एक टर्म जो दिख रहा है ना आपको, एक एक चैप्टर में कन्वर्ट होता है, और काफी इंटरेस्टिंग है ये, काफी मजा आएगा आपको एक एक टॉपिक पढ़ते जाओ। मैं आपको ए से लेकर जेड तक कवर कराऊंगा, सो डोंट वरी। आइए, तो हमने बात किया था कि आपका पॉजिटिव शियर स्ट्रेस हो गया, दूसरा आपको नेगेटिव शियर स्ट्रेस हो गया। नाउ द टर्म्स इज द 3D एलिमेंट्स की बात करते हैं कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 3D एलिमेंट, 3D स्ट्रेस एलिमेंट, 3 डायमेंशनल स्ट्रेस एलिमेंट, थ्री डायमेंशनल स्ट्रेस एलिमेंट। तो अब सवाल आपके पास ये, सबसे पहला सवाल ये है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, और स्ट्रेस और स्ट्रेन को कौन सा क्वांटिटी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में आया हुआ सवाल, और लाइक स्टेट सर्विसेज में आ जाते हैं, एसएससी जेई में ऐसे सवाल आ जाते हैं कि जो स्ट्रेस कंडीशन या फिर स्ट्रेन कंडीशन या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारे के सारे स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, या टेंसर क्वांटिटी है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन दीज आर द टेंसर क्वांटिटी। व्हाई दिस इज द टेंसर क्वांटिटी? बिकॉज दे हैविंग द बाई डायरेक्शनल, यानी कि सेकंड ऑर्डर में आते हैं। लेकिन अगर हम स्केलर की बात करें तो स्केलर इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। द फर्स्ट वन, स्केलर, स्केलर में क्या करता है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका मास, डेंसिटी, डेंसिटी के बाद एनर्जी, इट्सेट्रा। तो मास को हम m से डिफाइन कर सकते हैं, डेंसिटी को रो से डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी को u से ले सकते हैं। तो ये कुछ तीन डिफरेंट स्केलर क्वांटिटी, मैंने आपको बहुत सारे स्केलर क्वांटिटी है। तो सेकंड जो टर्म है आपका, सेकंड टर्म आपका क्या था, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्या कहलाएगा, दैट इज इन द यूनी डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल। जैसे कि आपको फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गए, ये सारे के सारे क्या है, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो फॉर एग्जांपल फोर्स, तो फोर्स के केस में लिख सकते हैं एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड। उस तरह से फोर्स के बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को ए एक्स, ए वाई, ए जेड। एक्सेलरेशन के बाद आप वेलोसिटी भी लिख सकते हो, वेलोसिटी को आप लिख लो वी एक्स, वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, एंड वी जेड। तो ये तीन अलग अलग क्वांटिटी हो गए, एटसेट्रा। इसको साथ में एटसेट्रा भी लिख ही लेते हैं, एटीसी। नाउ द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, टेंसर, जो आपके पेपर में आते हैं। ये दोनों पोर्शन, ये दोनों पार्ट तो स्केलर एंड वेक्टर की बात है तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पोर्शंस है, बट मैकेनिक्स इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। कह सकते हो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी आता है बहुत सारे पोर्शंस मैकेनिक्स में। आपको स्ट्रेस, स्ट्रेन, फोर्स, सारी चीजें अपने मैकेनिक्स में पढ़ा है, तो वो टर्म्स हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। तो टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्या होता है, बाई डायरेक्शनल, bidirectional, that is the second order quantity। सेकेंड ऑर्डर क्वांटिटी। तो सेकेंड ऑर्डर क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो एग्जांपल के लिए क्या लिख सकते हो, सबसे पहला स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के फॉर्म में आप सिग्मा एक्स एक्स, काफी मजा आने वाला है कि सिग्मा एक्स एक्स क्या होता है, टाउ एक्स वाई ही क्यों लिखते हैं, टाउ एक्स वाई का मतलब क्या होता है, टाउ वाई एक्स का मतलब क्या होता है, एक एक चीज एक एक टर्म डिफाइन करेंगे। तो ये सारे टर्म्स आपका हो गए स्ट्रेस के केस में।
उसके बाद स्ट्रेन आता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए कि एप्सिलॉन एक्स एक्स ही क्यों लिखें, फाई एक्स वाई का मतलब क्या होता है या फाई एक्स जेड का मतलब क्या होता है, एटसेट्रा। ओके, उसके बाद लिख सकते हो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी कभी इसका सिर्फ और सिर्फ किसी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में आपको यूनिट पूछ देता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जैसे कि आई एक्स एक्स क्या होता है, आई वाई वाई क्या होता है, आई जेड जेड क्या होता है, एटीसी। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो these terms were what, टेंसर क्वांटिटी। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या हो जाएगा, आई एक्स वाई कॉमा आई एक्स जेड कॉमा आई जेड एक्स एटसेट्रा। गॉट इट। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि दीज आर द टर्म, दीज आर द टेंसर क्वांटिटी, दे मे बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ यूनिट। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली निकालने के लिए पूछा जा सकता है कि किसी रेक्टेंगुलर सेक्शन का, सर्कुलर सेक्शन का, स्क्वायर सेक्शन का, आई सेक्शन का, चैनल सेक्शन का। दे मे बी आस्क ऑफ एनी ऑफ द सेक्शन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एनी एग्जामिनेशन। दे मे बी आस्क फॉर द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो, कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। दे मे बी आस्क स्ट्रेस, कि व्हाट आर द वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन। लोड अपॉन एरिया ही होता, बट दे will ask in different condition, different scenario, when you solve the question, when you solve the applications, उस समय आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट टर्म है ये स्ट्रेस और स्ट्रेन, और इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ चीजें? तो अभी एक एक करके आपको सारी चीजें क्लियर होते जाएंगे, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा, सो आपको टेंशन नहीं लेना है। सो दिस थ्री टर्म्स, स्केलर क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया एंड टेंसर क्वांटिटी हो गया। तो स्केलर क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, मतलब कहीं पे भी किधर भी जाए, मास वगैरह किसी से डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी की मतलब कहते हैं कि यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब किसी एक डायरेक्शन में, चाहे एक्स डायरेक्शन की बात करो, वाई डायरेक्शन की बात करो, जेड डायरेक्शन की बात करो, कोई ना कोई डायरेक्शन को फॉलो करना है, कोई ना कोई डायरेक्शंस को फॉलो करना है। दैट इज फॉर द एग्जांपल हमने देखा कि फोर्स देखा, एक्सेलरेशन देखा और वेलोसिटी देखा। टेंसर क्वांटिटी क्या कहलाता है, बाई डायरेक्शनल्स की मतलब कोई दो डायरेक्शंस को फॉलो करता है, एक्स वाई हो जाए, वाई जेड हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक दैट कि दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो चाहे आप इसकी बात कर लो या फिर इसकी बात कर लो या फिर इसकी, तो वाई एक्स हो गया, एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, एक्स जेड हो गया, एनी ऑफ द टू, एनी ऑफ द टू क्वांटिटी व्हेन वी विल कंसीडर, दैट इज कॉल्ड द टेंसर क्वांटिटी। तो अब इसका यूनिट अलग है, जैसे कि सिग्मा एक्स एक्स, तो स्ट्रेस का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन का यूनिट क्या, दैट इज द यूनिटलेस। डायमेंशनलेस की बात करते हैं, डायमेंशनलेस हो गया स्ट्रेन। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ लेता है कि स्ट्रेन का डायमेंशंस क्या है, यूनिट डायमेंशंस क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mm टू द पावर 4 हो गया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम mm टू द पावर 4 हो गया। तो दीज आर द टर्म्स। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंफ्यूजन होता है, तो इस बात का ध्यान रखना आपको पेपर में कि आपसे क्या पूछा गया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। सो नाउ अब इन सारे टर्म्स को, जो वाई एक्स, टाउ एक्स वाई, वाई एक्स जेड एक्स जो लिखा हुआ, वो कैसे डिफाइन हो रहा है, इन सब चीजों को देखो, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, 3D डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको एक एक चीज और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, ये कुछ फिगर हम ड्रॉ करते हैं, फिर डायरेक्टली लाइन ही देखते हैं कोशिश करके। देखिए, ये कुछ बन गया आपको, थोड़ा स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाया, कोई बात नहीं। सो जस्ट लिसन कि एक पॉइंट हमने ये लिया, तो यहां से इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन लगाया, एक ये लगाया वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स एक्स। तो सिग्मा एक्स एक्स के केस में यहां पे लिखेंगे टाउ एक्स वाई। क्या लिखेंगे, टाउ एक्स वाई। ये क्या हो जाएगा आपको,
टाउ एक्स जेड, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द, वाई वी आर राइटिंग एज ए टाउ एक्स वाई क्यों लिख रहे हैं, वाई एक्स क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो टाउ एक्स वाई इसलिए लिखते हैं, टाउ एक्स वाई, एक्स जो हो गया वो फेस शो करता है और वाई जो होता है वो डायरेक्शन शो करता है। समझ में आया? तो टाउ एक्स वाई का मतलब हो गया कि जो हम शियर स्ट्रेस शो कर रहे हैं वो शियर स्ट्रेस आपको एक्स फेस पे वाई डायरेक्शन में, दूसरा वाला जो है टाउ एक्स जेड यानी कि फेस एक्स दिखा रहा है और डायरेक्शन आपको जेड दिखा रहा है। उसी तरीके से सेकंड जो हम शो करेंगे इसकी बात करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, सिग्मा वाई वाई, ये क्या हो जाएगा टाउ, टाउ वाई एक्स, गॉट इट, टाउ वाई एक्स, ये क्या हो जाएगा टाउ वाई जेड। क्लियर? तो ये तीन अलग अलग चीजें आपके समझ में आ गए क्या कहला रहा है। सो नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट थर्ड वन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा भाई, सिग्मा जेड जेड, ये क्या हो जाएगा टाउ जेड एक्स, ये क्या कहलाएगा टाउ जेड वाई। समझ में आया? तीनों पॉइंट क्लियर हो गया। सपोज दैट कि वी जस्ट मेंशन द नेम है कि इसको ए ले लो, छोटू सा पॉइंट ए, इसको छोटू सा पॉइंट बी और इसको छोटू सा पॉइंट सी। तो ए बी सी तीन पॉइंट लिया, ए के केस में आपको सिग्मा एक्स एक्स इन द एक्स डायरेक्शन, तो टाउ एक्स वाई जो लिख रहे हैं हम, टाउ एक्स वाई का मतलब ये हो गया कि एक्स विल शो द फेस, फर्स्ट टर्म इज शो द फेस एंड सेकंड टर्म विल शो द डायरेक्शन। तो पॉइंट बी की बात करो तो सिग्मा वाई बाई है, तो यानी कि टाउ वाई इज द फेस, वाई इज द फेस एंड एक्स इज द डायरेक्शन, तो टाउ वाई एक्स, टाउ वाई जेड। उस तरह से सी पे अगर हम बात करते हैं सिग्मा जेड जेड, टाउ जेड एक्स एंड टाउ जेड वाई। तो ये सारी चीजें तो आपको यहां से क्लियर हो गया। अब सवाल ये है कि क्या एक टर्म सभी आपको आगे आएगा, एक टर्म ये है कि जो जैसे कि सिग्मा एक्स एक्स है, तो क्या टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स बराबर होता है? हाँ बराबर होता है, लेकिन क्यों बराबर होता है और कैसे बराबर होता है वो हम आगे देखेंगे आगे। तो एक कंडीशन है, दैट कंडीशन इक्वल्स टू मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन। The condition is called the moment equilibrium condition. In that particular moment equilibrium condition, shear stress, ध्यान से सुनिएगा, shear stress of two mutually perpendicular plane, तो two mutually perpendicular plane like this कि tau xy और tau yz, tau yx, tau xy, ये एक ये हो गया और एक ये होगा। देखिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन, शियर स्ट्रेसेस ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन आर न्यूमेरिकली इक्वल, न्यूमेरिकली इक्वल, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस। तो कभी कभी सवाल आपसे ये भी पूछ लेता है कि कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस क्या होता है, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस क्या होता है? तो दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, यानी कि टाउ एक्स वाई इक्वल्स टू टाउ वाई एक्स हो गया, टाउ जेड वाई इक्वल्स टू टाउ वाई जेड हो गया, या फिर टाउ एक्स जेड इक्वल्स टू टाउ जेड एक्स हो गया। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन। तो दिस इज अ टर्म। तो हाउ वी कैन राइट इट एज, सबसे पहले इन सब चीजों को डिफाइन करने से पहले हम एक चीज को और देखते हैं कि इस 3D एलिमेंट में, इस 3D एलिमेंट में नंबर ऑफ जो स्ट्रेस कंडीशन है कितने हैं, नंबर ऑफ स्ट्रेसेस, चाहे हम नॉर्मल स्ट्रेस की बात करें, शियर स्ट्रेस की बात करें, सबको मिलाने के बाद कितने स्ट्रेस है? तो टोटल 9 नंबर ऑफ स्ट्रेस है इन दिस पर्टिकुलर 3D एलिमेंट, विच जस्ट 9 नंबर ऑफ द 3D एलिमेंट स्ट्रेस। तो 9 3D स्ट्रेसेस की बात कहा है, तो 9 के अलावा सवाल यह होता है कि 3 जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और 6 जो है वो पैरेलल हैं। तो उसको इस तरीके लिख सकते हैं हम कि इन 3 डायमेंशनल स्ट्रेस एलिमेंट there are 9 stress component, there are 9 stress component, जिसमें से जो 3 होगा 3 are perpendicular and 6 are parallel।
इसका मतलब क्या होगा, पैरेलल। मैं मोस्टली जगह पे ऐसे ही लिखा करूंगा, तो इन चीजों का ध्यान रखना आपको। और इसका मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर। इंक्रीजिंग में इंक्रीजिंग का साइन दिखा दूंगा, डिक्रीजिंग में, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है ना। तो 3 हो गए यहाँ, और ये तो आपको है ही 6। Three are parallel and 6 are 3 are perpendicular and 6 are parallel. So now अब इसी को मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाना है। अगर देखो, अब सवाल ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब इन सब का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है। तो इन सब का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, हम ये सब क्यों कर रहे हैं, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई वाई क्यों कर रहे हैं। तो जब कोई भी एलिमेंट दिया जाएगा आपको, और उस पर्टिकुलर एलिमेंट में, जैसे कि क्यूब है आपको, तो इसमें किसी भी पॉइंट पे बोला जाए, चाहे कोई भी पॉइंट ए बी सी, जो भी कहीं पे भी पॉइंट दे दिया, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको स्ट्रेसेस फाइंड आउट करना होगा कि ड्यू टू सम लोड एनीवेयर ऑन द बीम, एनीवेयर ऑन द दैट पर्टिकुलर, कहीं पे भी लोड लगा रहे हैं, तो कहीं एक दूसरे पॉइंट पे कितना स्ट्रेस डेवलप होगा। द स्ट्रेस विल बी द टेंसाइल और कंप्रेसिव। तो वो क्या डेवलप होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस होगा, या फिर बेंडिंग होगा, या फिर शियर होगा, क्या डेवलप हो रहा है क्या। तो जो भी फाइंड आउट करने के लिए, तो वो आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इसलिए हम इसको वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स में जब आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ोगे, तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में पूरा का पूरा जो टर्म है, एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है, मैट्रिक्स मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो वहां पे दो अलग अलग एलिमेंट होते हैं, एक फोर्स मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस है, और एक डिस्प्लेसमेंट मेथड है। तो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड आता है और स्टिफनेस मेथड आता है। तो वो हम स्ट्रक्चर एनालिसिस में देखेंगे। अभी हम यहाँ पे तो बस मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे कंपोनेंट्स को लिखते हैं वो देखिए। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में कंपोनेंट्स को कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे कि पहला एक्स वाई जेड के फॉर्म में सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई और टाउ एक्स जेड। तो द स्ट्रेस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन the stress can be expressed in form of matrix। तो स्ट्रेस बराबर कैसे लिखेंगे ये देखिए। सबसे पहले सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई और टाउ एक्स जेड। देखिए कैसे लिखते हैं, सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड। हो गया, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। गॉट इट। अब सेकंड वाले को लिखते हैं ऑरेंज कलर से, जो है कि सिग्मा वाई वाई, टाउ, सबसे पहले क्या एक्स में लिखेंगे ना, एक्स में क्या, टाउ वाई एक्स, सिग्मा वाई वाई, और फिर टाउ वाई जेड। तो जस्ट राइट इट एज टाउ वाई एक्स, सिग्मा वाई वाई और टाउ वाई जेड। थर्ड टर्म पे आ जाइए। तीसरा वाला टर्म क्या कर रहा है, अब हम लिखेंगे सबसे पहले एक्स डायरेक्शन, तो टाउ एक्स जेड एक्स, टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई और सिग्मा जेड जेड। तो आ जाइए लास्ट टर्म, टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई, सिग्मा जेड जेड। क्लियर। तो दिस इज द एलिमेंट। अब सवाल यह है कि डायगोनल एलिमेंट किसे कहेंगे। तो जो यहाँ पे सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई और सिग्मा जेड जेड जो आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इसको डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। तो दिस इज द डायगोनल एलिमेंट, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड इज द डायगोनल एलिमेंट, जो डायगोनल एलिमेंट के अपोजिट साइड है। जैसे कि टाउ एक्स वाई और टाउ वाई जेड, ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर है, अभी आपको बताया, कॉम्प्लीमेंट्री के कारण, जो कि आपको कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो भी प्लेन पे जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, वो न्यूमेरिकली क्या होगा, वो बराबर हो गए। दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस फंक्शंस कहलाते हैं। तो इस केस में क्या कहलाता है कि टाउ वाई एक्स वाई, जैसे कि ये टाउ एक्स वाई
और टाउ वाई एक्स बराबर है आपका, ओके। उसी तरीके से ये टाउ एक्स जेड और टाउ जेड एक्स बराबर है होगा आपका, न्यूमेरिकली दोनों बराबर होंगे। उसी तरीके से यहां पे टाउ वाई जेड और टाउ जेड वाई बराबर होंगे आपके। तो दिस इज द पॉइंट कि जो आपको सेम कलर का दिख रहा है, जो आपको ग्रीन कलर में टाउ वाई एक्स इक्वल टू टाउ एक्स वाई, टाउ जेड एक्स एक्स जेड और जेड एक्स बराबर होंगे, टाउ जेड वाई और जेड वाई जेड बराबर होंगे। तो ये आपके टर्म्स हैं कि दोनों जो अपोजिट डायरेक्शन में है, जो आपको डायगोनल एलिमेंट को जो अपोजिट डायरेक्शंस में है, वो क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। तो ये चीजें आपको मैट्रिक्स में काफी हेल्पफुल होगा, काफी जब सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स तो वहां पे ये सारी चीजें होती। तो अभी एक टर्म का नाम बताया था मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन। अभी एक टर्म्स का नाम बताया था मैंने, मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू द मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन, नोट में लिखते हैं, मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन shear stresses on two mutually shear stress on two mutually perpendicular plane are numerically equal। क्लियर हो गया, numerically equal, which are called complementary shear stress। कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेसेस। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा कि टाउ एक्स वाई बराबर टाउ वाई एक्स, यही चीज ऊपर बताया, टाउ वाई जेड इज इक्वल्स टू टाउ जेड वाई, टाउ जेड एक्स इक्वल्स टू टाउ एक्स जेड। दिस इज अ टर्म। तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्री डायमेंशनल की बात किया हमने, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर पे हम इस तरीके से शो करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करें कि 2D स्ट्रक्चर पे क्या होता है, तो भाई टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर में वी विल कंसिडर ओनली द एक्स एंड वाई प्लेन, वी विल कंसिडर ओनली द एक्स एंड वाई प्लेन। सो इन 2D लोडिंग, 2D लोडिंग को 2D को हम प्लेन भी बोलते हैं और 3D को हम स्पेस भी बोलते हैं। तो वी आर जस्ट राइटिंग एज ए 3D को हम क्या बोलेंगे, स्पेस। ठीक है ना, कहीं के भी लिखा मिल जाएगा कि प्लेन केसेस में कि 2D है कि 3D है। तो इन 2D लोडिंग दैट इज द प्लेन, 2D लोडिंग इन एक्स वाई प्लेन, XY plane, there will be only 4 stress component. There will be only 4 stress component. कौन कौन से? अगर हम 4 स्ट्रेस कंपोनेंट की बात करते हैं तो मैट्रिक्स के फॉर्म में ही देख लेते हैं। एक भैया आपका सिग्मा एक्स एक्स हो गया, दूसरा आपको टाउ एक्स वाई हो गया, तीसरा आपको टाउ वाई एक्स हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई वाई, दैट्स इट। यही आपके कहलाएंगे, यानी कि 2 × 2 का मैट्रिक्स बनेगा, वहां पे 3 × 3 का मैट्रिक्स बनेगा। जो डायगोनल एलिमेंट है ये आपका डायगोनल एलिमेंट है। बाकी तो आपको पता ही है कि टाउ एक्स वाई बराबर टाउ वाई एक्स। तो देर इज नो एनी स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन ओनली टू द 2D स्ट्रक्चर, 2D लोडिंग। तो एक लाइन लिख लो कि नो स्ट्रेसेस इन
z direction because loading is two-dimensional. Loading is two-dimensional. So this is all about the stress functions. ठीक है कि हाउ टू एक्सप्लेन द स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेस कितने तरीके के होते हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो गए। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे अगले क्लास में स्ट्रेन की बात करेंगे। एक्चुअली मैं पूरा का पूरा कंप्लीट सेपरेट चैप्टर बनाता हूँ। स्ट्रेस का अलग होगा, स्ट्रेन का अलग होगा, फिर हुक्स लॉ एंड इलास्टिक प्रॉपर्टीज के अलग, छोटे छोटे चैप्टर बनेंगे, आपको ये पढ़ने में ज्यादा आसानी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम स्ट्रेन डिस्कस करेंगे, ओनली एंड ओनली स्ट्रेन प्लस हुक्स लॉ इन द नेक्स्ट क्लास। स्ट्रेन, हुक्स लॉ, इलास्टिक कांस्टेंट, ये तीन टॉपिक अगले में कवर करेंगे। उसके बाद आपको टेम्परेचर हो गया, एक्सियल स्ट्रेस, बाकी बहुत सारे टर्म्स आर डिफाइंड जो सेल्फ लोडिंग के कारण हो सकता है, वो इंडिविजुअल कंडीशंस में नट एंड बोल्ट कंडीशन असेंबली बचा हुआ। उसके बाद जब हम 3-4 चैप्टर के बाद जो हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आएगा, दैट इज द प्रैक्टिस सेशन। तो इन सब के बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना वो प्रैक्टिस सेशन, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में जो हम क्वेश्चंस करेंगे, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। चाहे आप ईएस की बात करो, गेट की बात करो, हर एक जगह मैं मेंशन कर दिया करूंगा कि दीज क्वेश्चंस इज इंपॉर्टेंट फॉर ईएससी, गेट, स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन, एसएससी, जेई एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। कुछ प्रैक्टिस सेशन वैसे भी होंगे जो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की गेट एग्जामिनेशन, दिस क्वेश्चन इज फॉर द गेट एग्जामिनेशन, तो वो हम कंबाइंड के फॉर्म में लाएंगे। जब हमारा सोम कंप्लीट हो जाएगा तो वो सोम कंप्लीट होने के एंड में उसके बाद के दीज को पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फॉर द गेट, दीज पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फॉर द ईएससी, स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन, एसएससी, जेईई एग्जामिनेशन, दीज आर द क्वेश्चन। सो प्रैक्टिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एज यू नो वेरी वेल, बताने की जरूरत नहीं होती है। थैंक यू।